स्टेट ऑफ मैटर में आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गैस लॉज। और पहला लॉ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ जो है इट वॉज गिवन बाय रॉबर्ट बॉयल इन 1662। रॉबर्ट बॉयल ने इसे 1662 में दिया था। एंड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ at constant temperature volume of a given mass of a gas is inversely proportional to pressure of the gas। क्या कहता है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जो वॉल्यूम होगा किसी भी गैस का, गिवन अमाउंट ऑफ गैस का, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके प्रेशर से। कैसे? इसको हम कैसे लिख सकते हैं? V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, जहां V क्या है? वॉल्यूम, और P क्या है? प्रेशर। ये हमारे पास क्या आ गया? ये कब है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये कब हम मानेंगे इसको? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तब ये कंडीशन हमारे पास आएगी। इसी को हम कहते हैं बॉयल्स लॉ। तो इसमें क्या करना है हमें? इसी को आगे मैं एक्सटेंड करूं तो एक्सटेंड करेंगे हम इसको, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? इसका मतलब क्या हुआ? हमने लिखा V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P। इसका मतलब क्या हुआ? ये इधर चला गया तो हमारे पास आ गया PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। लेकिन यहां एक चीज हमेशा ध्यान रखनी कि हम कब बात कर रहे हैं? जब टेम्परेचर को हमने एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो हमारे पास क्या आएगा? PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और अगर हम डिफरेंट प्रेशर और डिफरेंट वॉल्यूम की बात करते हैं तो हमारे पास रिलेशन बनता है जिससे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। यहां से हम सारे न्यूमेरिकल्स को, इस रिलेशन से हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये कंडीशन जो है, टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए, तब जो है ये जो प्रेशर और वॉल्यूम का जो मल्टीपल है, या हम बोले कि इसका प्रोडक्ट है, वो क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो इस रिलेशन को हमें याद रखना है। इधर हमें ये ध्यान रखना है, कई बार आ जाता है कि वो कौन सा लॉ है जहां वॉल्यूम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। तो इससे अब इसके हम ग्राफ, अगर ग्राफ्स की बात करें कि ग्राफ प्लॉट करें, ग्राफिकली हम बॉयल्स लॉ को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो मैं आपके सामने 3 ग्राफ्स बनाने जा रही हूं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, बॉयल्स लॉ की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो हम ग्राफ यहां पर प्लॉट करें इसका। मैंने यहां पर लिया 1/V वर्सेस P, एक मैंने लिया है PV वर्सेस P, और एक मैं ड्रॉ कर लेती हूं V वर्सेस, यानी वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर। अब अगर 1/V वर्सेस P की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? आपके पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो है वो ऑब्टेन करोगे आप। A straight line graph will be obtained जब आप 1/V वर्सेस P का ग्राफ जो है वो प्लॉट करते हो एट कांस्टेंट टेम्परेचर। PV वर्सेस P का ग्राफ अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा एक कांस्टेंट लाइन जाती हुई आपको नजर आएगी। और अगर वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर, अभी हमने क्या कहा कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो क्या होगा? यहां पर आपको इस तरह का ग्राफ मिलेगा। यानी जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है, अगर हम कंडीशन कह रहे हैं कि हमने कहा कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो इसका मतलब क्या हुआ यहां से कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब आप सभी को पता है कि अगर प्रेशर ज्यादा है तो वॉल्यूम क्या होगा? कम, और अगर प्रेशर कम है तो वॉल्यूम क्या होगा? ज्यादा। इनवर्स में रिलेटेड है ये। तो यहां क्या हो रहा है? जब वॉल्यूम मैक्सिमम है तो प्रेशर मिनिमम है, और जब प्रेशर मिनिमम है
तो अगर आप यहाँ पे मिलाओगे इसको तो आपके पास क्या आएगा, ये आप यहाँ आ गया प्रेशर सबसे ज्यादा, और यहाँ ये वॉल्यूम जब मिलेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, वॉल्यूम सबसे कम। तो ये जो था ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था। जब हम इस तरह के ग्राफ्स बनाते हैं, ग्राफ ऑफ पीवी वर्सेस पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो ऐसे ग्राफ्स को हम क्या कहते हैं, ऐसे ग्राफ्स को हम कहते हैं आइसोथर्म। ऐसे ग्राफ्स को हम क्या बोलते हैं, आइसोथर्म। ये आपको याद रखनी है कंडीशन, आइसोथर्म। आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो होता है सेम, थर्म मीन्स टेम्परेचर। तो सेम टेम्परेचर मीन्स कांस्टेंट टेम्परेचर पर जब हम वॉल्यूम वर्सेस पी का ग्राफ बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं आइसोथर्म। ये कंडीशन बोली जाती है इसकी, ठीक है। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको एक ग्राफ दे दिया जाएगा और उसमें T1, T2 और T3 टेम्परेचर मेंशन कर देंगे और आपसे पूछेंगे कि इसमें सबसे ज्यादा टेम्परेचर जो है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ टेम्परेचर आप इसे मेंशन करिए। तो वो मैं आपको बताती हूँ कि हमें कैसे पता चलेगा। वो टेम्परेचर की वैल्यू भी नहीं देंगे उसमें, सिर्फ T1, T2 और T3 मेंशन करके, और आपसे क्वेश्चनिंग की जाएगी कि इस क्वेश्चन में, इस ग्राफ में सबसे ज्यादा टेम्परेचर कौन सा है, या इस इन टेम्परेचर्स को T1, T2, T3 को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। तो क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, जैसे मेरे पास ग्राफ दे दिया यहाँ पर, ये वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर का, और इस तरीके से, ठीक है। इसे वो कहता है ये T1 है, ये T2 है और ये T3 है। अब हमें अरेंज करना है इसे कि इसमें कौन सा जो है वो सबसे ज्यादा होगा। तो अगर हम अरेंज करें इसे, या इसी ग्राफ को मैं और प्लॉट कर दूं, और मैंने यहां लिखा 1/V वर्सेस P, तो मेरे पास क्या है इस तरीके का, ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है। तो हमें अरेंज करना है इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में कि टेम्परेचर सबसे ज्यादा कौन सा होगा। तो इसमें टेम्परेचर जो है वो सबसे ज्यादा T3, फिर T2, फिर T1, चाहे हम इधर बात करें या फिर इधर बात करें। अब कैसे, मान लीजिए मैं यहाँ पर एक लाइन जो है, एक सिंपल सी लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देती हूँ। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। अब क्या है, ये वाला, ये टेम्परेचर आ गया T2, और यहाँ पर क्या है, ये टेम्परेचर आ गया T1, ये आ गया T2, और ये वाली जब लाइन यहां से क्रॉस होगी या जो भी है, तो वो टेम्परेचर इस वाले से क्या माना जाएगा, T3। अब अगर प्रेशर जो है वो मैं एक ही प्रेशर रखती हूं तो क्या होगा, प्रेशर यहां पर जब प्रेशर इतना है तो वॉल्यूम है इतना, जब प्रेशर इतना है तो यहां पर ये वॉल्यूम है, ये आ गया मेरे पास। यानी प्रेशर को कांस्टेंट रखा तो टेम्परेचर जो है, जैसे जैसे यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, ये मान लो ये यहां से इसको लेके चले तो वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हम अगला जो लॉ करेंगे चार्ल्स लॉ, उसमें पता चलेगा वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो होगा क्या, ये जो सबसे ज्यादा वॉल्यूम कहाँ है, सबसे ज्यादा यहाँ, तो इससे रिलेटेड जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, वो सबसे ज्यादा होगा, उससे कम वाला जो वॉल्यूम होगा उससे रिलेटेड टेम्परेचर होगा वो उससे कम, और सबसे कम वॉल्यूम से रिलेटेड जो टेम्परेचर होगा वो सबसे कम कहलाएगा। तो यहां पर जो हमारे पास आ गया कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, ये जो ग्राफ है ये ऊपर और ऊपर और ऊपर की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। तो यहां से हमें ये आइडिया लेना है जस्ट कि इसमें टेम्परेचर जो है, जो भी आपको ये ऊपर की तरफ शो हो रहा है वो टेम्परेचर, चाहे उन्होंने T1 शो कर रखा हो, T3 शो कर रखा हो, वो सबसे ज्यादा होगा। अब अगर इसके सिग्निफिकेंस की बात करें, सिग्निफिकेंस ऑफ बॉयल्स लॉ, तो बॉयल्स लॉ ने क्या कहा कि वॉल्यूम जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या सिग्निफाई करता है बॉयल्स लॉ, सिग्निफिकेंस ऑफ बॉयल्स लॉ, सिग्निफिकेंस ऑफ बॉयल्स लॉ। अब इसके सिग्निफिकेंस करने के लिए जो बॉयल्स लॉ है, इट एक्सप्लेन्स दी कंप्रेसिबिलिटी ऑफ अ गैस, कंप्रेसिबिलिटी ऑफ अ गैस। इसने कंप्रेसिबिलिटी को एक्सप्लेन किया। कैसे एक्सप्लेन किया, मोर इज द कंप्रेसिबिलिटी, मोर इज द कंप्रेसिबिलिटी, more will be denser the gas। जितनी ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी होगी उतना ही ज्यादा वो गैस क्या होती जाएगी,
डेंसर होती जाएगी। अब अगर इसका मतलब क्या हुआ कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस द डेंसिटी is directly proportional to pressure। देखिए वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, और अगर किसी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस की बात हम कर रहे हैं तो यहां पर क्या पता चल रहा है हमें कि ये हमें इस लॉ का दूसरा सिग्निफिकेंस पता चल रहा है, क्या कि अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है तो जो डेंसिटी है उस गैस की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके प्रेशर की। यानी हम जितना प्रेशराइज करेंगे, जितना कंप्रेस करेंगे गैस को, उतना ज्यादा वो गैस डेंसर होती जाएगी। तो इस रिलेशन को हम प्रूव करते हैं। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी जो है वो मास पर यूनिट वॉल्यूम है, और हमने अभी क्या कहा कि V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, इसका मतलब V इज इक्वल टू K बाय P। अब यहां से मेरे पास वॉल्यूम की वैल्यू आ गई। अब इस वॉल्यूम की वैल्यू को अगर मैं यहां प्लेस करूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, M अपॉन V की जगह मुझे क्या लिखना है, K अपॉन P है तो यहां क्या आ जाएगा, P ऊपर आ जाएगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये फिक्स्ड मास है गैस का तो ये फिक्स्ड हो गया, कांस्टेंट हो गया, ये भी कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को मैंने एक अलग कांस्टेंट K डैश कांस्टेंट से रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसका मतलब D इज इक्वल टू K डैश P, D इज इक्वल टू K डैश P। तो यहां से मुझे क्या पता चल रहा है कि जो डेंसिटी है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस। डेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर की, यानी अगर प्रेशर ज्यादा है तो डेंसिटी गैस की ज्यादा है, या प्रेशर कम है तो डेंसिटी भी कम है। और यही एक्सप्लेन करता है कि हायर एल्टीट्यूड्स पर जाने पर क्या होता है। हायर एल्टीट्यूड्स पर जाने पर अनइजीनेस बढ़ जाती है, सांस लेने में दिक्कत आती है। ऐसा क्यों होता है? एट हायर एल्टीट्यूड्स द प्रेशर ऑफ गैस इज लो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होता है, प्रेशर ऑफ गैस इज लो। अब अगर प्रेशर लो है तो द एयर विल बी लेस डेंसर। जो एयर है वो क्या होगी, उसकी डेंसिटी क्या होगी, वो कम डेंसर होगी। अब कम डेंसर है तो क्या है, लेस ऑक्सीजन इज अवेलेबल, लेस ऑक्सीजन इज अवेलेबल फॉर ब्रीथिंग। सांस लेने के लिए वहां पर कम ऑक्सीजन है, जिससे क्या होगा, इट मे कॉज अनइजीनेस टू अ पर्सन, अनइजीनेस, हेडेक, सिर दर्द हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। बिकॉज ऑफ दिस द माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम। क्योंकि अभी हमने क्या बताया कि हायर एल्टीट्यूड्स पे प्रेशर जो है वो गैस का, एयर का कम है, तो कम डेंसर होगा, तो कम ऑक्सीजन जो है अवेलेबल होगा। इसीलिए जो माउंटेनियर्स हैं, जो पहाड़ चढ़ते हैं, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम, दे कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम, ताकि उन्हें ये अनइजीनेस जो है वो ना मिले, विद देम। और ये जो अनइजीनेस की जो डिजीज है इसे हम एनॉक्सिया भी कहते हैं, एनॉक्सिया, सांस लेने में दिक्कत होना। ठीक है, तो ये था इसका सिग्निफिकेंस। अब अगर हम बात करें कि बॉयल्स लॉ जो है वो कहाँ एप्लीकेबल है डेली लाइफ में, हम डेली लाइफ में बॉयल्स लॉ के कहाँ एग्जांपल्स देख सकते हैं। और ये एप्लीकेशंस मैं आपको क्यों बताना चाह रही हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको एग्जांपल दे दिया जाता है कि आप बताइए स्कूबा डाइवर्स में कौन सा लॉ एप्लीकेबल है, इनमें से 4-5 लॉ दे दिए जाएंगे ऑप्शंस में, और उसमें पूछा जाएगा कि इसमें जो है कौन सा लॉ एप्लीकेबल है। तो एप्लीकेशंस ऑफ बॉयल्स लॉ, तो फिलिंग ऑफ द सिरिंज
इंजेक्शन लगाने के लिए जब सिरिंज को फिल किया जाता है तो आप देखो, जब आपने इसको सिरिंज को ऊपर की तरफ किया, पिस्टन को ऊपर की तरफ खींचा, तो आपने क्या किया, आपने वॉल्यूम को बढ़ा दिया। वॉल्यूम बढ़ा तो प्रेशर क्या हो गया, घट गया। तो यानी फिलिंग ऑफ सिरिंज जो है वो किस पे काम करता है, बॉयल्स लॉ पे काम करता है। दूसरा अगर हम देखें तो जो लंग्स की फंक्शनिंग है, फंक्शनिंग ऑफ लंग्स, यानी हमें पता है लंग्स जो है वो दो तरह का काम करते हैं, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। तो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो यहां पर क्या है, यानी ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। तो ब्रीद इन और जब लंग्स जो है वो एक्सपैंड करते हैं, वॉल्यूम बढ़ता है, प्रेशर घट जाता है, तो क्या करना पड़ता है, इनहेल करना पड़ता है। और जब जो लंग्स हैं वो रिलैक्स करते हैं, तो रिलैक्स करेंगे तो क्या होगा, रिलैक्स करते वक्त अब प्रेशर जो है वो बढ़ गया, वॉल्यूम जो है वो घट गया, तो क्या होगा, एक्सहेल करना पड़ेगा। इसी तरीके से इन स्कूबा डाइवर्स जो हैं इनमें भी बॉयल्स लॉ जो है वो एप्लीकेबल है। इसमें एक और लॉ पढ़ने को आता है, हेनरीज लॉ, वो भी एप्लीकेबल है। और बॉयल्स लॉ भी जो है वो स्कूबा डाइवर्स अपने साथ एक सिलेंडर रहते हैं, जो डीप सी डाइवर्स होते हैं अपने साथ एक सिलेंडर रखते हैं जिसमें मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन विद हीलियम एंड नाइट्रोजन होता है। हम उसको हीलियोक्स सिलेंडर के नाम से भी जानते हैं। प्योर ऑक्सीजन का सिलेंडर वो नहीं होता, क्योंकि प्योर ऑक्सीजन में हम सांस नहीं ले पाते। तो हीलियोक्स नाम से सिलेंडर है। अब इसमें भी वही फंक्शनिंग काम करती है कि जहां प्रेशर बढ़ा वहां वॉल्यूम घट गया, वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर घट गया, उसके हिसाब से ये सारा मेंटेन रहता है। इसी तरीके से जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो भी जब स्पेस में जाते हैं तो वहां पर भी स्पेस जो है वहां पर एटमॉस्फेयर नहीं है, तो इसका मतलब वहां प्रेशर क्या है, जीरो है। अब प्रेशर जीरो है, इसका मतलब क्या हो गया कि वैक्यूम कंडीशन कहते हैं हम उसको। अब वहां पर वैक्यूम है, उन कंडीशंस के साथ रहने के लिए वो जो है, जो उनका जो आउटफिट होता है वो इस तरीके से बना हुआ होता है कि वो उन कंडीशन में सरवाइव कर सके। अगर जो उनका जो ड्रेस होती है, अगर उसमें कुछ भी वियर एंड टियर हो जाए तो वहां पर डेथ ऑफ दैट पर्सन तुरंत हो सकती है। और इसी तरीके से जो डीप सी क्रिएचर्स हैं, जैसे कुछ फिशेस वगैरह हैं, डीप सी क्रिएचर्स, ये भी जो है, जो डीप सी फिशेस हैं, इनका भी सर्वाइवल जो है वो बॉयल्स लॉ पर ही बेस्ड है। तो अगर इनमें से कोई भी आपको इस तरीके का ऑप्शन आता है और पूछा जाता है कि इसमें कौन सा जो है लॉ एप्लीकेबल है, तो आप यहाँ पर उसका एग्जाम्पल दे सकते हो। मतलब आप बॉयल्स लॉ जो है वो मेंशन कर सकते हो या टिक कर सकते हो उसको। अब यहाँ इसके बाद एप्लीकेशंस, डेली लाइफ की एप्लीकेशंस के बाद जो है वो हम न्यूमेरिकल्स पे चलते हैं। और न्यूमेरिकल करने से पहले हमें बात क्या ध्यान में रखनी है कि हमारे पास जो रिलेशन है वो रिलेशन क्या है, वो रिलेशन है P1V1 इज इक्वल टू P2V2। और ये कब है, ये है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये बात हमें नहीं भूलनी है। मेरे पास ये रिलेशन है बॉयल्स लॉ का। अभी तो क्योंकि हम बॉयल्स लॉ कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जो 3 न्यूमेरिकल मैंने मेंशन कर रखे हैं बॉयल्स लॉ के होंगे, लेकिन हमें बहुत सारे लॉज करने हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें बॉयल्स लॉ लगेगा, किसी में चार्ल्स लॉ लगेगा? तो उसके लिए क्या है, मैं फर्स्ट न्यूमेरिकल यहां स्टडी कर रही हूँ, आई होप कि ये विजिबल होगा। कुछ स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आ रही है कि विजिबिलिटी की प्रॉब्लम आ रही है कि क्लियर नहीं है, या जो लिखा जाता है वो हमें क्लियर नहीं होता। तो जब आप वीडियो ओपन करते हो तो वीडियो के ऊपर आपको 3 डॉट दिखाई देते हैं। जब आप वहां क्लिक करोगे तो आपको वहां पर वीडियो के लिए वो ऑप्शंस आएंगे कि आप वीडियो को किस उसमें पैटर्न में देखना चाहते हो। तो या तो आप वहां पर 320, 720 करके कुछ 360, 720 करके ऑप्शंस दे रखे होते हैं। आप वहां जब वो मेगापिक्सल की वैल्यूज हैं, वहां जब आप या तो 360 या 720 पे क्लिक करके देखें तो आपको जो क्लियरिटी वाली दिक्कत है वो नहीं आएगी। तो यहां पर मैं क्वेश्चन को रीड कर रही हूँ। यहां क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि एक वेसल है जिसमें 120 ml कैपेसिटी है और उसके पास जो गैस है वो 20 डिग्री पर है, यानी ये टेम्परेचर हो गया, ये मेरे पास वॉल्यूम हो गया, ये मेरे पास टेम्परेचर हो गया। 750 mm यानी ये प्रेशर की बात आ गई, क्योंकि प्रेशर की यूनिट्स हम कर चुके हैं। अब उसके बाद कहता है जब इसको ट्रांसफर किया जाता है एक वेसल में जिसकी कैपेसिटी क्या है
180 ml है, इसका मतलब ये सेकंड वॉल्यूम आ गया। ये मेरे पास आ गया V2, ये मेरे पास आ गया V1, ये मेरे पास आ गया P1। मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है प्रेशर ऑफ गैस एट 20 डिग्री। तो मुझे कैसे पता चला कि भाई मुझे इसमें बॉयल्स लॉ लगाना है? मैंने यहाँ देखा कि टेम्परेचर पहले भी कितना दिया हुआ था 20, बाद में भी कितना दिया हुआ है 20, इसका मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो इसका मतलब बॉयल्स लॉ है। अब यहाँ पर मेरे पास वैल्यूज क्या गिवन है? मेरे पास गिवन है V1 120 ml और मेरे पास गिवन है P1 और P1 दे रखा है 750 ml। अब इधर मैं बात करूं तो मेरे पास V2 दे रखा है 180 ml और मुझे P2 यानी प्रेशर जो है उस टाइम पर कैलकुलेट करना है और टेम्परेचर क्या है? दोनों में ही 20 डिग्री का दे रखा है। अब एक चीज न्यूमेरिकल करते वक्त, बेटा इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल करते वक्त एक चीज का आप ध्यान रखोगे कि कई बार क्या होता है, वॉल्यूम एक जगह तो ml में दे दिया और एक जगह वॉल्यूम जो है वो लीटर में दे दिया। तो या तो आप दोनों को, इधर वाले ml को भी लीटर में कन्वर्ट करोगे या इधर वाले भी ml को आप या लीटर को ml में कन्वर्ट करोगे। इसी तरह प्रेशर की बात करें तो एक जगह बार दे दिया, एक जगह mm दे दिया या एक जगह एटमॉस्फेरिक दे दिया। तो हमें न्यूमेरिकल करने से पहले ये देखना है कि न्यूमेरिकल जो भी किया जा रहा है वो किस में होना चाहिए? सेम यूनिट्स में होना चाहिए। इसी तरीके से जैसे यहाँ तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा गया है तो टेम्परेचर का यहाँ न्यूमेरिकल में कोई रोल नहीं है, सिर्फ रिलेशन बनाने में है। अगर टेम्परेचर मुझे डिग्री सेल्सियस में गिवन है, नेक्स्ट जब हम लॉस करेंगे तो मुझे उसे क्या करना है? मुझे उसे केल्विन में कन्वर्ट करके तब अपना न्यूमेरिकल करना है। अब यहाँ मेरे पास रिलेशन अभी हमने लिखा कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 है। P1 कितना है? 750 और V1 कितना है? 120। P2 कितना है मुझे निकालना है, यानी मैंने P2 को P2 ही रखा और ये आ गया 180। अब अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ, P2 की वैल्यू निकालू यहाँ पर अपॉन 180, आप इसको आराम से कैलकुलेट कर सकते हो और ये कितना आ जाएगा आपके पास? मैंने आंसर मेंशन कर दिया, आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में भी हम ध्यान से देखें तो हमें क्या क्या, पहले तो ये देखना है कि हमें गिवन क्या है। तो गिवन क्या है? यहाँ पर 130 ml ऑफ CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लिखना है। अब ये क्या हो गया? V1 हो गया क्योंकि ये वॉल्यूम है। टेम्परेचर कहते हैं 27 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। 763 mm यानी ये मेरे पास आ गया P1। What will be its volume if the pressure is changed to 720 mm? यानी यहां मुझे P2 गिवन है, मुझे क्या निकालना है? मुझे V2 निकालना है। और मुझे कैसे पता चला कि इसमें बॉयल्स लॉ लगेगा? अगेन सेम टेम्परेचर यानी 27 डिग्री पर ही है, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर है। कांस्टेंट टेम्परेचर है तो हमारे पास रिलेशन क्या रहेगा? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो मेरे पास क्या गिवन है? मेरे पास V1 गिवन है 103 ml, मेरे पास P1 गिवन है 763 mm और इसी तरीके से मेरे पास V2 मुझे निकालना है और P2 जो है वो 721 mm दे रखा है। रिलेशन लगाएंगे हम, मेरे पास रिलेशन क्या है इसका? P1 P2 इज इक्वल टू P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। यहाँ पर P1 763 इंटू 103 अपॉन इधर आ जाएगा 721 और यहाँ पर मुझे क्या निकालना था? V2, तो मेरे पास V2 आ गया। इसको कट करें अगर हम तो ये 7 पे जाएगा और ये मेरे पास कितना आ जाएगा? 109। तो मेरे पास आंसर कितना आ गया? 109 ml। पहले हमने देखा कि ये क्या है? ml में है तो मेरा प्रेशर इधर भी mm में होना चाहिए। अब मुझे ये ml में है तो मेरा आंसर भी ml में आएगा। अगर मैं यहाँ क्वेश्चन में और एक कंडीशन दे देती कि वॉल्यूम कैलकुलेट करना है इन लीटर, तो पहले तो मैं ml में कैलकुलेट करके और फिर उसको लीटर में कन्वर्ट कर लेती। थर्ड टाइप ऑफ न्यूमेरिकल भी पेपर में आता है कि कितना कोई बैलून जो है उसको एक्सपेंड किया जा सकता है और वो कब बर्स्ट हो जाएगा, इस तरीके का भी न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो थर्ड जो न्यूमेरिकल है, पहले हम उसे रीड करते हैं। एक बैलून है जिसमें हाइड्रोजन गैस फिल की गई है और वो कहता है कि अगर प्रेशर 0.2 बार से, यानी ये मुझे क्या दे रखा है? प्रेशर दे रखा है, 0.2 बार से एक्सीड किया जाए, इफ एट 1 bar pressure the gas occupies this volume। अब अगर मेरे पास वो कहता है ये स्टार्टिंगली इतने पे बर्स्ट कर जाएगा और यहां पर मेरे पास ये 1 bar आ गया, ये आ गया वॉल्यूम। व्हाट वॉल्यूम कैन बी द वॉल्यूम बी एक्सपेंडेड? क्योंकि उसने टेम्परेचर चेंज की कहीं कोई बात ही नहीं की है, रूम टेम्परेचर की वो बात कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि टेम्परेचर तो कांस्टेंट है।
तो कांस्टेंट टेम्परेचर है, यहां पर हम प्रेशर ले लें P1 इज इक्वल टू 0.2 बार, ठीक है, और P2 इज इक्वल टू 1 बार। अब मुझे क्या ध्यान देना है कि क्या प्रेशर दोनों के यूनिट सेम है, बिल्कुल सेम है। अब V1 की बात करें तो मुझे नहीं पता, और यहां V2 मेरे पास कितना दे रखा है, 2.27 लीटर दे रखा है। तो रिलेशन लगा देते हैं, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। P1 कितना है 0.2 इंटू V1, और इधर कितना है 1 इंटू 2.27। तो जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगी तो मेरे पास कितना आएगा, ये अपॉन 0.2/10, तो मेरे पास कितना आ जाएगा 11.35, और क्या निकाला है वॉल्यूम, यानी वो कहता है एट व्हाट वॉल्यूम इट कैन बी एक्सपेंडेड। तो मैक्सिमम वॉल्यूम कितना आ गया मेरे पास, जितने पे हम एक्सपेंड कर सकते हैं, दैट इज 11.35। अबव दिस वॉल्यूम, इफ द वॉल्यूम एक्सपेंड, तो जो बैलून है अबव दिस वॉल्यूम बैलून विल बर्स्ट। अगर और हम इसमें वॉल्यूम बढ़ाने की बात करेंगे तो ये जो है बैलून जो है वो फट जाएगा, यानी इतना मैक्सिमम जो वॉल्यूम है वो बैलून जो है वो ऑक्युपाई कर सकता है। इससे ज्यादा वॉल्यूम करते ही वो बैलून जो है वो फट जाएगा। तो इस पूरी वीडियो में हमने बॉयल्स लॉ क्या है, उनकी सिग्निफिकेंस क्या है, ग्राफ्स क्या है, उन ग्राफ्स को हम आइसोथर्म कहते हैं। अगर आपको डिफरेंट टेम्परेचर पर रिलेशन दे रखा हो तो कौन सा टेम्परेचर को हम ज्यादा कहेंगे, किसे कम कहेंगे, साथ के साथ डेली लाइफ में ये कहाँ एप्लीकेबल है, और 3 न्यूमेरिकल जो है मैंने आपको करवाने की कोशिश की है। मैं कोशिश करूंगी कि इसमें एक PDF आपको प्रोवाइड कर दी जाए जिससे आप न्यूमेरिकल जो है और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकें। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल साबित होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, न्यू व्यूअर्स सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।